पहले हम मूल ग्रंथ पे जाते हैं कि मूल ग्रंथ इस बारे में क्या कहता है। तो मूल ग्रंथ में मैं आपको कोट करूंगा, घेरंड संहिता नाम का एक ग्रंथ है, योग का पौराणिक ग्रंथ है, जिसमें जो घेरंड ऋषि हैं वो एक चंड कपाली नाम के जो राजा हैं उसको योग की शिक्षा दे रहे होते हैं, और साथ ही साथ वो भी कोट कर रहे होते हैं भगवान शिव की शिव संहिता को। उसके अंतर्गत वो अपना एक पूरा उन्होंने एक व्याख्यान रखा है, वही घेरंड संहिता के नाम से आया है। तो बंध और मुद्रा के ऊपर उन्होंने क्या बोला है आप सुनिए कि मुद्राणाम पटलम देवी कथितम तव सन्निधौ येन विज्ञात मात्रेण सर्व सिद्धि प्रजायते गोपनीय प्रयत्नेन न देयम यस्य कश्चित प्रतीदम योगिनाम चैव दुर्लभम मरुतामपि। अर्थात कि वो बताते हैं कि भगवान शिव पार्वती पार्वती माता से कह रहे हैं कि हे देवी, मैंने तुम्हें मुद्राओं और बंध के सारे गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दे दिया है। यह एकमात्र सिद्धि को प्रदान करने वाला यत्न है। जो सिद्धियां होती है योग में, सिद्धियां भी होती हैं, जैसे बाद में कई बार सुना जाता था, देखा जाता था कि बहुत बड़े बड़े जो ऋषि हैं, संत हैं, वो चमत्कार करके ये चीज पैदा कर देते थे, ये चीज दे देते थे। तो इस प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है, तथा ये इसकी विद्याएं जो है योगी जनों को आनंद देने वाली है। और जो ये विद्या है, खासकर मुद्रा और बंध की विद्या, बोला ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मतलब इसको एक गोपनीय विद्या के तौर पर योग में शामिल किया गया था, मुद्रा और बंध को। तो शायद कुछ तो यही कारण है जिसकी वजह से ये जन प्रसारित ज्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि अक्सर हमारे उसका एक दुर्भाग्य है कि बहुत सारी चीजें जो गोपनीय थी वो इतनी ज्यादा गोपनीय कर दी गई कि जन साधारण के लिए विद्यमान ही नहीं हो पाई, है ना। तो इस विषय को इस प्रकार से भगवान शिव पार्वती के साथ में साझा करते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, इस चीज की गरिमा दिखाता है ये जो श्लोक है शिव संहिता का। तो सबसे पहले मुद्रा की बात करते हैं। तो मुद्राएं अक्सर हम जैसे देखते हैं कि नृत्य की मुद्राएं होती हैं, अलग अलग मुद्रा होती हैं। तो मुद्रा शब्द का संस्कृत में मुद धातु से मुद्रा शब्द का उत्पादन हुआ है। मुद धातु, मुद का अर्थात प्रसन्न होना भी होता है, मुद का अर्थात जीतना भी होता है। बहुत सारे अर्थ हैं मुद धातु के संस्कृत में। तो मुद्रा एक प्रकार का आप ये समझ लीजिए कि आपके शरीर की एक प्रकार की एक खासियत होती है, बनावट होती है, जिससे आप बिना कहे सामने वाले को अपने शरीर के माध्यम से, जो हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, उसके द्वारा समझा सकते हैं। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्से में अपनी आंखें, भ्रुकुटी को खींच लेते हैं, आंखें बड़ी कर लेते हैं, तो सामने वाले को बिना बोले भी वो समझ जाएगा कि अगला जो है गुस्से में है। तो मुद्रा इसी प्रकार से योग में रखी गई है कि बहुत सारी क्रियाएं हैं ऐसी जिसके द्वारा अपने शरीर को आप एक तरह से प्रतिबिंबित करते हैं सामने के लिए, किसी और के सामने, अथवा अपने योग के कार्यों को पूरा करने के लिए। ठीक है। अब जो बंध है, बंध का मतलब ही जैसे सामान्य जन सामान्य में हमारे बीच में होता ही है कि बंध बंध मतलब होता है बांधना, किसी भी चीज को बांधना। बांधना मतलब उसको संग्रहित करना, बांधना, या उसे एकत्रित करना। अनेक अनेक उसके मतलब कट रही है सर आपकी। जी, बंध के अनेक मतलब हो सकते हैं इसमें। जी चेतन जी, आ रही है आवाज? हेलो चेतन जी, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, अब ठीक है, बीच बीच में ना कट रही है। अच्छा अच्छा जी। जी जी आ रही है, धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी। बीच बीच में कट रही है। अच्छा, तो फिर तो मुद्रा मैं आपको बता दें, बंध मतलब अपने किसी एक स्थान विशेष या किसी प्राण विशेष को बांधने की स्थिति को बंध का नाम दिया गया है। ठीक है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मुद्राओं का अभ्यास। मैंने काफी सारी मुद्राएं हैं योग में, उसमें से कुछ जो मेन है, जो हमारे इसका देखिए मेन मकसद मुद्रा और बंध का है मोक्ष प्राप्ति, समाधि की स्थिति तक पहुंचना। लेकिन सामान्यतया अगर देखा जाए आज के समय में, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने शारीरिक सुदृढ़ता के लिए, शरीर से रोगों को दूर करने के लिए मुद्रा इत्यादि का हम अभ्यास कर रहे हैं। तो मैंने कुछ एक उन मुद्राओं का यहाँ पर चुनाव किया है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, साथ ही साथ बाकी अन्य जो रोग हैं उनमें भी फायदा देती है। तो मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। तो अभी आप सब इसमें देख लीजिए, अगर बहुत ज्यादा अगर आपका पेट भरा हुआ हो तो कृपया इसे ना करें अभी। जो सामान्य सामान्य होंगी उन्हीं को करें, और जो विशेष होंगी उन्हें ना करें। और बैठ जाएं किसी सख्त, थोड़ा जो सख्त हो, या तो जमीन पे बैठ जाएं, या कुछ ऐसी चीज हो जो आपके तल के नीचे सख्त हो, बहुत ज्यादा स्पंजी ना हो, जिससे कि बैक पे भी आपके स्ट्रेच ना पड़े। ठीक है।
तो जो सबसे पहली मुद्रा है उसका नाम है ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा। इसे आप कोई भी कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का और किसी भी स्थिति में जैसे आप हैं उस स्थिति में आप इसे कर सकते हैं। भोजन भी यदि ग्रहण कर चुके हैं अभी तभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा आपने अक्सर सुने, ज्ञान मुद्रा इस प्रकार बनती है लेकिन कई लोग इस तरह से बनाते हैं। ये पोजीशन गलत है ज्ञान मुद्रा की। आपको टिप से टिप नहीं मिलानी। आपको ज्ञान मुद्रा में क्या करना है कि दोनों हाथ की जो तर्जनियां हैं, ठीक है, उनको अंगूठे के जड़ में लगाना होता है, ठीक है। ये है ज्ञान मुद्रा, ठीक है। ज्ञान मुद्रा जब आप जड़ पे लगाएंगे और हाथों को, उंगलियां ध्यान रखिएगा, कई लोग उंगलियां यूं खुला छोड़ देते हैं, लगा तो दिया, अब ये उंगलियां ऐसी खुली हुई हैं। उंगलियां बंद होनी चाहिए, बिल्कुल खींची हुई होनी चाहिए आपके हाथ की उंगलियां। जब आप इस तरह से खींचेंगे तो आप देखेंगे हाथ पे भी आपको खिंचाव महसूस होगा, हाथों पर, ठीक है। यही आपके शरीर की नाड़ियों को कार्यान्वित करने के लिए तभी कार्य करता है जब वो आप बिल्कुल स्ट्रेच मोड में खिंचाव के साथ करते हैं, ढीला छोड़ के नहीं, ठीक है। तो ये है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा जब आप करेंगे तो हाथ नीचे की तरफ रहेंगे। आप किसी भी सुखासन में, पद्मासन में, ठीक है, इस प्रकार के आसन में या भद्रासन में, सिद्ध योनि आसन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। उसमें बैठकर आपको हाथ को सिंपली अपने दोनों घुटनों पर रखना है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, पद्मासन लगाएं या किसी भी एक स्थिति में बैठे, जड़ पर अंगूठे पैर लगाएं, ठीक है, और हाथ को इस प्रकार से सीधा, हाथ को इस प्रकार से घुटनों पे रखते हुए सीधा। आपके हाथ मुड़े हुए ऐसे नहीं होने चाहिए कि ऐसे एल्बो डाउन नहीं होनी चाहिए, हाथ भी आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए। और इस प्रकार की स्थिति, ये जो स्थिति होती है इसे ज्ञान मुद्रा कहा जाता है, ठीक है, जिसमें आपके हाथों की जो स्थिति है वो नीचे की ओर हो, ये ज्ञान मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। अब जो चिन्ह, इसके बाद है चिन्ह मुद्रा। इसी मुद्रा के साथ ही इसे माना जाता है ज्ञान। चिन्ह मुद्रा में क्या होता है, आपके हाथ की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही रहेगी, बस उसका पोजीशन बदल जाएगा, वो नीचे को हो जाएगी इस तरीके से। हाथ जब नीचे को हो जाएगी, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ठीक है। ये चिन्ह मुद्रा होती थी जिसमें हाथ की स्थिति नीचे की ओर होती है, ठीक है। ज्ञान, ये ऊपर ज्ञान, नीचे चिन्ह, ठीक है। इस प्रकार से सीधी कमर करके बैठने को चिन्ह मुद्रा का अभ्यास कहा जाता था, ठीक है। चलिए, ये आपने सीख लिया ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा। अब इसके मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ और कुछ इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी बताता हूँ। इसके जो सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं, पहले एक तो ये कि आपके इस आसन की स्टेबिलिटी को बनाने में ये बहुत योगदान देता है। जैसे आप प्राणायाम कर रहे हैं या आसन कोई कर रहे हैं, तो अगर आप ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं, ठीक है, तो ज्ञान मुद्रा का एक पहले आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूँ। ज्ञान मुद्रा अक्सर जो स्टूडेंट होता था, स्टूडेंट को ज्ञान मुद्रा में बैठाया जाता था क्योंकि उसे ज्ञान ग्रहण करना होता था, ठीक है। तो उसकी पोजीशन ये होती थी कि वो ले रहा है, ठीक है, वो लेने की पोजीशन थी। और जो गुरु की पोजीशन होती थी वो चिन्ह मुद्रा की होती थी, मतलब देने की पोजीशन होती थी। तो गुरु हमेशा चिन्ह मुद्रा में बैठा करते थे और जो स्टूडेंट्स होते थे जो हमेशा इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में बैठा करते थे कि ग्रहण कर सके। क्योंकि हमारे शरीर के जो अंतिम छोर है, विज्ञान भी सिद्ध करता है कि आपकी हाथों से, आपके पैरों से एनर्जी फ्लो होता है, ठीक है। तो गुरु अपने हाथ की एनर्जी फ्लो उनकी तरफ दे रहा है, अपने स्टूडेंट्स की तरफ, ठीक है। और जो छात्र है वो एनर्जी को ले रहे हैं उनसे, हाथ से उनकी एनर्जी को ले रहे हैं। तो ये इसका एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इस प्रकार से ज्ञान और चिन्ह मुद्रा का अभ्यास किया जाता था। एक तो ये आपके ज्ञान वर्धन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मानसिक विकारों को दूर करने में इफेक्टिव है। जब आप इस तरह से बैठकर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन, या जब हम पूजा करते हैं, आपकी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, इस प्रकार का बैठ के करेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति को भी बहुत ही ज्यादा लाभ होगा, ठीक है। ये पहली मुद्रा हो गई, आपकी पूरी ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा। अब हम दूसरी मुद्रा की तरफ आते हैं। दूसरी मुद्रा का नाम है शांभवी मुद्रा, ठीक है। शांभवी, शांभवी शब्द एक तरह से शंभु जो शब्द है उसी से बना हुआ शब्द है शांभवी, ठीक है। शांभवी से आप समझ सकते हैं जो शंभु और शांभवी का क्या तात्पर्य है। यहाँ पर जो कार्य है वो तृतीय नेत्र, आज्ञा चक्र को, आज्ञा चक्र के ऊपर वर्क करने के लिए ही शांभवी मुद्रा का नाम रखा गया है, ठीक है। तो शांभवी मुद्रा के सबसे पहले फायदे ही समझ लीजिए, उसके बाद क्रिया में आएंगे। शांभवी मुद्रा बहुत ही जबरदस्त क्रिया है। ये एक प्रकार की, मान लीजिए कि अगर आप इसका कंटिन्यू अभ्यास करते हैं तो आप अपने पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं उनको भी समझ सकते हैं। आप पूर्व जन्म जो है आपको ज्ञात होना शुरू हो जाएगा। कहीं
मतलब ऐसे योग की किताबों में भी इसका बारे में वर्णन है कि अपने पूर्व जन्म को समझने के लिए शांभवी मुद्रा का अभ्यास किया जाता था, ठीक है, वो पहले समय पे। और आज के समय में देखा जाए तो दृष्टि लाभ इसका 100% दृष्टि लाभ है। आपके अगर आई साइट कहीं पर भी अगर डाउन है, कुछ भी प्रॉब्लम है आई साइट्स में, आईज रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप शांभवी मुद्रा का अभ्यास कीजिए। शांभवी मुद्रा से आपकी आईज बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगी। बहुत ज्यादा अगर आपके दिमाग में विचारों का मतलब वज्रपात होता है, खूब सारे थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, कभी कभी आपको बहुत ज्यादा उद्वेलित कर देते हैं, परेशान कर देते हैं विचार, और हमें कई बार लगता है कि सिर एकदम भारीपन सा हो गया, जबकि कुछ नहीं हो रहा होता है, बस विचारों की वजह से, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया हमें हमें कभी कभी इतनी ज्यादा वो चीजें लग जाती हैं कि बस हम दिमाग में प्लान करने लगते हैं कि काश मैं ये बोल देता, काश मैं ये कर देता। उस सिचुएशंस में तो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन बाद में हम दिमाग में चीजें सोच रहे होते हैं, ये कर देना चाहिए था मुझे, वो बोल देना चाहिए था। तो उससे क्या होता है, विचार दिमाग पे हावी होते जाते हैं। तो शांभवी मुद्रा इत्यादि के अभ्यास से आप अपनी इस जो जो एक शरीर में जो इस प्रकार की चीजें होती हैं हमारे मन में, मस्तिष्क में, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, दिमाग को शांत कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शांभवी मुद्रा के अभ्यास के लिए, ठीक है, शांभवी मुद्रा के अभ्यास के लिए आप सबसे पहले सुखासन की स्थिति, या जिस किसी आसन में आप ठीक से हैं उस प्रकार बैठ जाएं, ठीक है, कमर सीधी कर लें। शांभवी मुद्रा के लिए आपको क्या करना है, अपनी दोनों आईज को स्ट्रेच करते हुए, अपनी जहां पर हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, यहाँ पर खींचकर लाने की कोशिश करेंगे। अपनी आईज को, अपनी दृष्टि को दोनों आईब्रोज के बीच में लाने का अभ्यास करेंगे, ठीक है। सिंपल तरीके से बैठेंगे, बैक सीधी करेंगे, ठीक है, अभ्यास करेंगे 10-10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड तक आप अपने आईब्रोज के बीचों बीच देखने का अभ्यास करें। गहरी लंबी सांस लें, ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखें, और सामान्य गति से सांस लेते हुए अपनी आईज से अपने भ्रुकुटी के मध्य, भ्रू मध्य, दोनों आईब्रोज के बीच में देखने का प्रयास करें। अपलक, बिना पलक झपकाए आप 10 सेकंड रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आंखों को बंद करें। आप अपने अभ्यास को अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। फिर पुनः आंखें को ओपन करें। 2 बार और करेंगे इसी प्रकार अभ्यास। पुनः आंखें खोलें, श्वास लें, छोड़ें, और फिर सामान्य गति से श्वास लेते हुए आईज को स्ट्रेच करें। भ्रू मध्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः आंखें बंद करें, श्वास, गहरी लंबी श्वास लें, छोड़ें। तृतीय अभ्यास करें दोनों आईब्रोज के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आंखें बंद। आप अपने शरीर की स्थिति के अनुसार इसका अभ्यास कर सकते हैं। आईज खोल लीजिए, ठीक है। यह है शांभवी मुद्रा, जिसका आपको अभ्यास किया, आपने अभी किया है। इसका बस सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा यही है कि आपको अपने आईब्रोज के बीचों बीच में आईज को स्ट्रेच करते हुए लाना है। तो आपकी आंखों में आपने महसूस किया होगा खिंचाव पड़ता है जब आप स्ट्रेच करते हुए इस पॉइंट को देखते हैं। सेकेंडली, ये हमारा, समझ लीजिए कि सीपीयू है हमारी बॉडी का, एक तरह से यहाँ पे जो आज्ञा चक्र है, ठीक है। इसी से आपके शरीर के सारे थॉट्स, हमारे दिमाग के आइडियाज सब तृतीय नेत्र के पास होते हैं। तो शांभवी में शंभू के जैसे तृतीय नेत्र होता है, शंभू भगवान शिव का जो तृतीय नेत्र है, उसी प्रकार इसमें अभ्यास किया जाता है, उसको जागृत करने का अभ्यास किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मुद्राएं हैं, मुद्राएं अक्सर आपके शरीर के जो पावर पॉइंट्स हैं, जिन्हें हम सप्त चक्र कहते हैं, जो हमारे शरीर में चक्र हैं, उनको जागृत करने का अभ्यास ही मुद्राएं हैं। तो ये जैसी मुद्रा है, ये आपके आज्ञा चक्र को जागृत करने का अभ्यास कराती है, ठीक है। गहर मतलब गूढ़ अर्थ में जाएंगे तो गूढ़ में इसकी विधि और बृहद हो जाती है। तो इसको जो, जो हमारे
जी, तो जो हमारे शरीर के पावर पॉइंट्स है उन पे काम करती हैं मुद्राएं, ठीक है। तो आप जब अगर ज्यादा गुड अर्थ में जाएंगे तो इसमें फिर आध्यात्मिक लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है, जब हमें मुद्राओं के साथ साथ अपने पावर पॉइंट्स पे भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल अर्थ हमें समझें, सिंपल अपने शरीर को ठीक करने के दृष्टिकोण से समझें तो दृष्टि लाभ होता है, आइज के लिए बहुत अच्छा है। शांभवी मुद्रा, इस प्रकार यहाँ पर ध्यान का अभ्यास करना है, ठीक है। जो तीसरी मुद्रा है उसके लिए आप, उसका नाम है ताड़ागी मुद्रा। ताड़ागी मुद्रा, ताड़ाग जैसे कहते हैं तालाब को ताड़ाग की संज्ञा भी दी गई है, तालाब जैसा होता है। उसमें क्या होता है, कई बार आप अगर एक पत्थर फेंके तो क्या वेव्स उठती है, वेव्स उठती है, ऊपर नीचे वेव्स उठती है। उसी प्रकार से ताड़ागी मुद्रा होती है। ताड़ागी मुद्रा का अभ्यास हमारे पेट संबंधी रोगों को ठीक करता है, ठीक है। तो इसके अभ्यास के लिए आप सभी पश्चिमोत्थान आसन में बैठेंगे। पश्चिमोत्थान आसन आपने देखा था अभ्यास में, मैंने आपको बताया था पश्चिमोत्थान आसन, ठीक है। पश्चिमोत्थान आसन में बैठेंगे, पैर इस प्रकार से सीधे कर लें, ठीक है। इस प्रकार से पैरों को सीधा कर लें पश्चिमोत्थान आसन के लिए, ताड़ागी मुद्रा के अभ्यास के लिए, ठीक है। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें 2 से 3 बार। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। अब इसमें ध्यान ये देना है कि अक्सर जो हमारा पश्चिमोत्तान आसन होता है उसमें हमारे पैर मिले हुए होते हैं, लेकिन ताड़ागी मुद्रा के अभ्यास के लिए पैरों में थोड़ा गैप करेंगे, ठीक है। पैरों में लगभग मान के चलिए दो हाथ, मतलब इसके हिसाब से 2 हाथ के आसपास का गैप होगा। थोड़ा गैप देना है अपने दोनों पैरों में, ठीक है, मिलाने नहीं ताड़ागी मुद्रा के अभ्यास के लिए, ठीक है। पैर थोड़े दूर दूर रहेंगे। अब आपको इसमें कुंभक का भी इस्तेमाल करना है, जो हमने प्राणायाम के समय सीखा था कि श्वास को रोकते हुए आपको कुंभक का अभ्यास करना है, ठीक है। ठीक वो भी यहाँ पर अप्लाई होगा, प्राणायाम भी होगा, साथ साथ आसन भी होगा और मुद्रा। मुद्रा में तीनों चीज आ जाएंगी, प्राणायाम भी आपका आ गया, आसन भी आ गया और मुद्रा ये भी आ गई, ठीक है। इसके अभ्यास के लिए सिंपली आपको सिर्फ हाथों से अंगूठे पकड़ने हैं, किसी भी प्रकार से शरीर को दबाना नहीं है, स्ट्रेच नहीं करना है, सिर्फ आपको अंगूठे पकड़ लेने हैं, ठीक है। श्वास भरें, गहरी लंबी सांस। फोटो नहीं आ रही आपकी, ब्लैंक है। जी जी जी, अभी ब्लैंक है, ब्लैंक तो ब्लैंक। हाँ आ गई आ गई आ गई आ गई। आपके यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू लग रहा है, शायद थोड़ा नेटवर्क का है इशू, बट देखिएगा जहाँ पे आप पहले बैठे थे ना वहां बिल्कुल साफ आ रही थी आपकी आवाज। जी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पैरों को पकड़ लीजिए, ठीक है। पैरों को पकड़ने के बाद आप श्वास का ग्रहण करेंगे। मैंने बताया था श्वास रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। श्वास ग्रहण करें नासिका से, ठीक है। ये आपने नीचे पकड़ लिया, अब ऊपर देख लें एक बार, ठीक है। यहाँ पकड़ने के बाद आप सिंपल श्वास का ग्रहण करेंगे नासिका से, पेट को बाहर की ओर निकालेंगे और कुंभक लगाएंगे, ठीक है। श्वास को रोकेंगे, पेट बाहर के लिए, और फिर गर्दन ऊपर करें, श्वास को छोड़ें और पेट अंदर खींचें। अब इसी प्रकार के अभ्यास को श्वास लेते हुए पेट बाहर, छोड़ते हुए अंदर, पेट बाहर, अंदर, पेट बाहर, अंदर। आप यहाँ पर पेट का अभ्यास देखें, जब आप पकड़ के करेंगे तो श्वास लेते हुए पेट बाहर, अंदर, पेट बाहर, अंदर। ये अभ्यास ताड़ागी मुद्रा का है। और अभी 2-3 बार और अभ्यास करें ताड़ागी मुद्रा का, अंगूठे पकड़ के रखें। कम से कम इसके 10 आवृत्तियां अनिवार्य हैं करने के लिए, तो कंटिन्यू कीजिएगा। श्वास लीजिए, पेट बाहर, छोड़ते हुए फिर अंदर, इनहेल, पेट बाहर, छोड़ते हुए अंदर, पेट बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, पेट बाहर, अंदर, पुनः पेट बाहर, अंदर। इस प्रकार से ताड़ागी मुद्रा का अभ्यास होता है। जैसे एक तालाब में वेव्स उठती हैं, सिर्फ ठीक उसी प्रकार आपका पेट बाहर जाता है, अंदर जाता है, बाहर निकलता है, फिर अंदर जाता है, ठीक है। तो ये वेव्स की तरह आपका पेट यूज होता है जब आप
पश्चिमोत्थानासन में पकड़ते हैं। ध्यान रखिएगा पैरों में गैप रखना है। अक्सर पश्चिमोत्थानासन पैर मिला के होता है, लेकिन ताड़ागी मुद्रा के लिए हम पैरों में गैप कर देंगे और गैप करके ही तब आप अपने पैरों को पकड़ेंगे, जिससे कि ताड़ागी मुद्रा का अभ्यास हो सके। इसका अभ्यास कम से कम 10 बार करें, 10 चक्र रिपीट करें इसे, ठीक है, 10 आवृत्ति करें। उसके पश्चात आप देखेंगे कि पेट संबंधी रोगों में आपको बहुत फायदा मिलेगा ताड़ागी मुद्रा पे। सिर्फ थोड़ा जिनको ध्यान देना है, जिनकी बैक प्रॉब्लम रहती है, जिनके कमर में दर्द रहता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का कमर दर्द रहता है, वो इस अभ्यास को ना करें, ठीक है। अन्यथा बाकी सभी इस अभ्यास को कर सकते हैं। पेट संबंधी रोगों में बहुत ही अच्छा है ताड़ागी मुद्रा, ठीक है। ताड़ागी मुद्रा का ये अभ्यास है। चलिए इसके बाद हम जो चौथी मुद्रा है उसकी ओर जाएंगे। उसका नाम है काकी मुद्रा। काकी मुद्रा जो होती है, काक जैसे कौवा होता है, कौवे से ही इंस्पायर होके काकी मुद्रा का अभ्यास बना है। तो काकी मुद्रा के अभ्यास के लिए बहुत ही सिंपल अभ्यास है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। जिस प्रकार से हमने प्राणायाम किया था, शीतली और शीतकारी, उसी प्रकार का लगभग कुछ अभ्यास इसमें होता है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक शीतलता और दूसरा दृष्टि लाभ, दोनों। जैसे पिछले हमने शांभवी किया था, उसी प्रकार से इसमें भी दृष्टि लाभ भी होता है और आपको शीतलता, जो गर्मियों में जैसे दिक्कत कई बार रहती है, ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। देखिए किस प्रकार से आपने करना है। सीधी कमर करके बैठ जाइए, किसी भी एक सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें आप ठीक हो बैठने में, ठीक है। उसके बाद होठों से श्वास को पूरक करना है, ठीक है। पूरक मतलब श्वास का ग्रहण करना है। तो जैसे आजकल चलता नहीं है, सेल्फी खींचने के लिए पाउट बनाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से आपको अपने लिप्स के पाउट बनाने हैं, ठीक है। उसको चोंच की तरह बनाना है लिप्स को आगे के लिए, ठीक है। वो एक प्रकार की काकी मुद्रा बन जाती है, ठीक है। इसको कह सकते हैं कि पाउट बना रहे हैं, उसे हिंदी में आप काकी मुद्रा कह सकते हैं कि वो काकी मुद्रा है, ठीक है। तो कौवे के जैसे चोंच, यहाँ पर कौवे के जैसे चोंच को बनाए, ठीक है। और आपकी जो दृष्टि है वो नासिकाग्र होनी चाहिए, ठीक है, नासिकाग्र। इसमें श्वास को रोकना नहीं है, कुछ नहीं करना आपने, श्वास को लेना है नॉर्मली और छोड़ना है। लेकिन पूरे प्रोसेस के दौरान आपकी जो दृष्टि है, पहले ऊपर थी आईब्रोज के बीच, अब आपके नासिकाग्र होगी, बिल्कुल इस पॉइंट पे अब आप देखेंगे, ठीक है, अपने नासिका पे। तो सबसे पहले अपनी नासिकाग्र दृष्टि बना लीजिए। नासिकाग्र दृष्टि बनाने के बाद काकी मुद्रा बनाएं और मुंह से श्वास लें। नाक से छोड़ दें। पुनः सांस लें मुंह से। नासिकाग्र दृष्टि बना के रखें। पुनः छोड़ दें नासिका से। पुनः सांस लें, 5 बार करेंगे। नासिका से छोड़ दें। पुनः नासिका से छोड़ दें। नासिका से छोड़ दें। रिलैक्स। इस प्रकार का जो ये अभ्यास है, ये काकी मुद्रा का अभ्यास कहलाता है। जब आप नासिकाग्र दृष्टि रखेंगे, पहली क्रिया, और दूसरा मुंह से सांस लेके नाक से छोड़ेंगे, ठीक है। इसका अभ्यास है काकी मुद्रा। लाभ आपको पता है, दृष्टि लाभ और शीतलता। जो शरीर में हीटनेस होती है कई लोगों के और प्रॉब्लम लगती है शरीर में गर्मियों की वजह से, या वैसे भी एसिडिटी इत्यादि की जिनको समस्या रहती है, उनके लिए काकी मुद्रा बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। आपको गर्मी अगर सूट नहीं करती, रैशेज निकल आते हैं, किसी प्रकार की स्किन एलर्जी अगर आपको होती है, तब काकी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे शीतली शीतकारी का अभ्यास करते हैं, उसी प्रकार से काकी मुद्रा का अभ्यास भी कर सकते हैं। इससे क्या है, एक तो आपका फोकस बढ़ेगा जब आप अश्वनी मुद्रा, जो आपकी पांचवी मुद्रा का नाम है अश्वनी मुद्रा। और अश्वनी मुद्रा का जो अर्थ लिया गया, अश्व से लिया गया है। आप जानते ही हैं कि हमारे इस संसार में जो भी पावर से नापी जाती है, हॉर्स पावर से शक्ति नापी जाती है अक्सर, कि फला हॉर्स पावर की ये गाड़ी है, फला इसकी है हॉर्स पावर, क्योंकि हॉर्स को एक बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। तो ये उसी प्रकार से कहा जाता है कि अगर आप इस शक्ति का अभ्यास करते हैं, तो आप हॉर्स पावर मतलब घोड़े जैसी ताकत आपके शरीर में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि मुद्रा का नाम है अश्वनी मुद्रा।
तो सबसे पहले इसको समझिए, जैसे आगे एक बंध भी आएगा, बंध है मूल बंध। तो मूल बंध और अश्वनी मुद्रा बिल्कुल सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, बहुत माइनर सा फर्क है, बट उसको एक तरह से फर्क की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, दोनों लगभग सेम है। बंध, जब मैं बंध के बारे में आपको बताऊंगा, तो अश्वनी मुद्रा में जैसे घोड़े का आपने देखा होगा, जैसे घोड़ा मल त्याग करता है या किसी भी प्रकार से, जो उसका एनएस पॉइंट होता है वो हमेशा खुला नहीं होता, वो स्ट्रेच्ड होता है, वो बंद होता है, खींचा हुआ होता है, ठीक है। वही अश्वनी मुद्रा का अभ्यास है। हमें भी अपने शरीर में अक्सर क्या होता है, हमारा जो एनएस पॉइंट होता है वो लूज होता है, ठीक है, लूज होता है। लेकिन यदि हम अपने एनएस पॉइंट को स्ट्रेच करने के अभ्यास करना शुरू कर दें, उसे खींच के रखें, ठीक है, उससे शरीर में मतलब आप समझ ट्रमेंडस, मतलब बहुत ही शक्तिशाली आपके शरीर में शक्तियों का प्रादुर्भाव होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो शारीरिक शक्ति है, जो वीर्य है, वीर्य ऊर्ध्वगामी होना जैसे जैसे शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे आपकी एनर्जी आपकी स्पाइन पर एक एक चक्र से होती हुई, एक एक चक्र को आघात करती हुई ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाएगी, सहस्रार चक्र के लिए आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अश्वनी मुद्रा मूल बंध वही क्रिया कराता है, मूल बंध भी यही है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल बैठना है, कुछ नहीं करना। ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है जिनको लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब सेक्सुअली बहुत ज्यादा माइंड में सेक्सुअल चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं, या दिमाग बहुत ज्यादा भ्रमित सा रहता है अक्सर, उस प्रकार की नकारात्मक चीजों की तरफ दिमाग ज्यादा जाता है, ठीक है। या फिर महसूस होता है कि मतलब बहुत अनइजीनेस महसूस होती है अक्सर, जो आपके सेक्स ऑर्गन्स हैं उनमें किसी प्रकार की अगर आपको अनइजीनेस फील होती है, तो उसमें भी ये बहुत ही लाभदायक है कि कभी भी इस प्रकार के अभ्यास से आप अपने शरीर को बहुत ही अच्छी तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके अभ्यास को देख लें एक बार। अभ्यास के लिए आपको स्वयं से आपको ध्यान देना है कि आपका जो एनएस पॉइंट है उसको आपने खींचना है ऊपर के लिए। तो आप पहले कमर सीधी कर लीजिए, ठीक है। कमर सीधी करके सामान्य गति से सामान्यतया से सांस लीजिए, ग्रहण कीजिए श्वास का, इनहेल करें और इनहेल करते हुए अपने एनएस को खींचने का अभ्यास करें। खींचे, जैसे जैसे आप इनहेल करें उसको खिंचाव को बढ़ाते जाइए, तो पूरी श्वास आप खींच लें। उसके बाद छोड़ते हुए धीरे 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 फिर लूज छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर श्वास ग्रहण कीजिए, एनएस को ऊपर खींचिए, कंटिन्यू करें इसका अभ्यास। श्वास लें, एनएस पॉइंट को ऊपर खींचें, एनएस को ऊपर की ओर स्ट्रेच करने की कोशिश करें। फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे की ओर यथा पूर्व अपनी स्थिति पर आ जाएंगे, पूर्वा स्थिति पर आ जाएंगे। फिर सांस लें, ऊपर खींचें। आप महसूस कर पा रहे होंगे खिंचाव, वो आपके मूलाधार चक्र पर होता है। जब आप एनएस को खींचते हैं तो जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी ऊपर के लिए खिंचाव देते हैं, तो उसमें आपको खिंचाव देना है। फिर धीरे धीरे छोड़ दें। कंटिन्यू कीजिए इसका अभ्यास, कम से कम 10 बार कीजिए। आप महसूस कर पाएंगे शरीर में कुछ आपने ताकतवर अभ्यास किया है। 10 बार करें कम से कम गिनकर। श्वास लें, पेट ऊपर खींचे, साथ ही साथ एनएस को खींचिए, रोकें। आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा कंपन भी आपको महसूस होगा। जब आप खींचेंगे आपकी बॉडी थोड़ी थोड़ी शिवर करेगी। फिर श्वास लें, एनएस को ऊपर खींचें, रोकें, उस खिंचाव को महसूस करें। 2 से 3 सेकंड रोक के रखें श्वास को भी, एनएस को भी, और फिर छोड़ें धीरे धीरे। फिर श्वास लें, श्वास लेते हुए गुदा मार्ग को पूरी तरह से संकुचित कीजिए, एनएस को संकुचित करें, स्ट्रेच करें, और फिर धीरे धीरे छोड़ते चले जाएं। कंटिन्यू करें इस अभ्यास को, 3 बार और कीजिए। इसके सबसे बड़े लाभ मैंने आपको बता ही दिए, शक्ति का विकास, और साथ ही साथ जिनको पाइल्स की समस्या है उनको आप जरूर रिकमेंड कीजिए। जिनको पाइल्स की समस्या रह चुकी हो, ठीक है, उनको आप ये चीज जरूर रिकमेंड करें कि आप मूल बंध का अभ्यास कीजिए। पाइल्स में उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। और किसी भी प्रकार के गुप्त रोगों में मूलबंध और अश्वनी मुद्रा का अभ्यास संजीवनी बूटी के समान है। किसी भी प्रकार के गुप्त रोगों में शारीरिक कमजोरी या किसी भी प्रकार की यदि महसूस होती है तो उसमें अश्वनी मुद्रा का अभ्यास बहुत जबरदस्त है। आप रेगुलरली इसको कम से कम 10 से 15 बार स्ट्रेच कीजिए, 1 हफ्ते तक आपको अपने शरीर में फर्क महसूस हो जाएगा।
एक हफ्ते में आपको फर्क महसूस हो जाएगा अश्वनी मुद्रा का जो ये अभ्यास है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगली मुद्रा है उसका नाम है खेचरी मुद्रा। ठीक है, अब खेचरी का अर्थ समझ लीजिए, जैसे सर ये अश्वनी मुद्रा में हाथों की क्या पोजीशन है? जी सामान्य ज्ञान मुद्रा में रखिए, या आप ठीक ठीक अगर ठीक। आप वज्रासन में है, वज्रासन में बैठे हैं, तो नॉर्मली अपने हाथों को घुटने पर रख सकते हैं। ठीक है, किसी मतलब भी हाथों की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हाथों का कोई इतना आपको इसमें रोल नहीं करना, किसी भी तरह से हाथ से स्ट्रेच नहीं करना, किसी चीज से दबाव नहीं डालना, आपको स्वयं की एनर्जी से खींचना है। ठीक है जी, चलिए जो अगली मुद्रा है उसका नाम है खेचरी मुद्रा। ठीक है, खेचरी मुद्रा का अर्थ होता है जैसे कि जो व्योम है, मतलब आकाश है, उसमें चरण करने की आपकी, मतलब उसमें चलने की क्षमता का विकास। जो मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे योग में सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो इसी प्रकार से होती है कि कई लोग आकाश में चलना शुरू कर देते हैं, पानी में चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो योग में यही है, पतंजलि योग सूत्र में भी सिद्धियों के ऊपर वर्णन है, और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो ऋषि महात्मा सिद्धियों तक रह गया, जिसने सिद्धि पा ली और उसने सोचा कि मैं योग में बहुत बड़ा बन गया सिद्धि पाके, कि मैं पानी में चलने लगा, ठीक है, या मैंने स्वयं को जमीन से ऊपर उठाना शुरू कर दिया, तो जो अगर वहां पे पहुंच के अपने आप को योगी सिद्ध मानने लगा, तो उसका वहीं से पतन होना शुरू हो जाता है। अक्सर जो योगी होते हैं, महान योगी, सिद्धियों तक पहुंचने के बाद अपने आप को योग के मतलब सबसे बड़े मानना शुरू कर देते हैं, जहां पे उन्होंने साफ लिखा पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने, कि आप अगर सिद्धियों तक पहुंच गए तो उससे आगे जाएं। ठीक है, वो एक बीच का पड़ाव है, आपके शारीरिक स्थिति से लेके मोक्ष तक के बीच का पड़ाव है। अगर आप उसी को आपका सब कुछ मान के लग जाएंगे तो वहीं से आपका पतन होना शुरू हो जाएगा, फिर आपकी जादूगर से ज्यादा आपकी कोई श्रेणी नहीं रह जाएगी। बहुत लोग जैसे देखेंगे हाथ घुमा के कोई चीज दिखा देते हैं, कर देते हैं कि फलान बाबा ऐसे थे वैसे थे, तो वो ये समझ जाइए कि वो योग में कोई पारंगत नहीं है, वो बस एक हमसे एक थोड़ी उच्च स्थिति में थे और बीच रास्ते में उन्होंने अपना शुरू कर दिया है मतलब क्रियाकलाप, तो वो योग के महर्षियों में नहीं गिने जाते। तो उसी प्रकार से खेचरी जो मुद्रा होती है, उसका यदि हठ योग के हिसाब से देखा जाए तो उसका बहुत ही कठिन अभ्यास है, इतना कठिन है कि ना मैं खुद उसका अभ्यास कर सकता हूँ, ना मैं किसी और को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जो हठ योग के अंतर्गत खेचरी मुद्रा का अभ्यास है, उस मुद्रा के अंतर्गत ये माना जाता है कि जो आपकी टंग है, आपने देखा होगा आपकी जो टंग होती है नीचे जुड़ी होती है एक छोटी सी पतली सी झिल्ली से, ऊपर उठाइए, यहाँ पर एक छोटी सी पतली सी झिल्ली से वो जुड़ी होती है। ठीक है, खेचरी मुद्रा के अभ्यास के लिए जो हठ योगी होते हैं प्रॉपर, वो इस झिल्ली को काटते हैं, उससे तेज पत्ता होता है, तेज पत्ते से कट करते हैं, फिर कई दिनों तक अभ्यास करते हैं। मेन मकसद होता है अपनी जिह्वा को लंबा करना। हमारी जिह्वा यदि लंबी है, ठीक है, तो उससे कई प्रकार के लाभ लिए जा सकते हैं। ठीक है, उसका जैसे मैं आपको बताता हूँ, योग के हिसाब से हमारे मस्तिष्क से, ठीक है, मस्तिष्क से एक अमृत बिंदु का श्राव होता है। ठीक है, मस्तिष्क के पृष्ठभाग से अमृत बिंदु का श्राव होता है। आपने देखा होगा तालू से पीछे जब हम जाते हैं तो एक 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 गुहा सी बनती है ऊपर के लिए, जहां से एक नीचे चला गया, एक ऊपर चला गया, तो जो ऊपर का पोर्शन है, गुहा जो बनती है, वहां से बताते हैं कि अमृत बिंदु का श्राव होता है और वो सीधे हमारी जठराग्नि में गिरता है, क्योंकि ये चीजें पीछे से एक नली कनेक्टेड है, आपके सिर के पीछे से लेके और आपके गले की आहार नली तक, तो वहां से अमृत बिंदु का श्राव होता है, वो सीधे जठराग्नि में जाता है, जठराग्नि उसे जला देती है। ठीक है, तो जो पहले के जो सिद्धि योगी थे, हठी योगी, वो क्या करना चाहते थे, उस बिंदु को ग्रहण करना चाहते थे, उसे डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहते थे। इस वजह से वो अपनी टंग को क्या करते थे, मक्खन से मथते थे, मक्खन से रेगुलर मसाज करते थे ताकि वो लंबी हो जाए। तो यहाँ से जो झिल्ली होती थी उसे कट करते थे ताकि जो आपकी जो टंग है वो पीछे की ओर फोल्ड हो सके प्रॉपर। और भी आप टंग को फोल्ड करने की कोशिश कीजिए तो ऊपर हल्का सा तालू तक की जाएगी, पीछे पूरी नहीं जाएगी। लेकिन जब कट हो जाती थी तो पूरे का पूरा पीछे का जो रास्ता होता था, वो ऊपर का गुहा का, उसे ब्लॉक कर देता था और अमृत बिंदु के श्राव को वो अपनी जिह्वा पर संग्रहित कर लेते थे। ठीक है, ये उनका उच्चतम अभ्यास था। जब वहां तक कोई पहुंच जाए उसको फिर खेचरी मुद्रा का पूर्ण सिद्धि मिल जाती थी। वो जैसे बता रहा हूँ आपको कि आकाश में विचरण करने की भी उसमें क्षमता हो जाती थी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, खेचरी मुद्रा का सामान्य अभ्यास करेंगे। ठीक है, इससे जो शारीरिक विकास हमारा होगा वो होगा मस्तिष्क की क्रियाशीलता। आपके मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ेगी खेचरी मुद्रा में। खेचरी मुद्रा का अभ्यास हम उज्जाई प्राणायाम में भी करते हैं। जो उज्जाई प्राणायाम होता है
वो बिना खेचरी मुद्रा के अभ्यास के नहीं होता। ठीक है, शीतकारी जो प्राणायाम होता है उसमें भी खेचरी मुद्रा का अभ्यास होता है, जिसमें हम टंग को अपने तालू पे लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल खेचरी मुद्रा है उसका अभ्यास आपको कैसे करना है, देखिए सीधे किसी भी एक सुखासन, पद्मासन इत्यादि की स्थिति में बैठ जाइए और अपनी टंग को जितना हो सके पीछे की ओर मोड़ने का अभ्यास करें। कोशिश ये करें कि जो पीछे का पॉइंट है गले का, जो मैंने आपको बताया कि गुहा बनती है पूरे गले में, उसकी तरफ खिंचाव देने का अभ्यास करें। आपके टंग के नीचे काफी ज्यादा स्ट्रेच होगा, वहां तक खींचने का अभ्यास करें। ठीक है, और ये बताते हैं कि जब कोई बहुत अच्छा अभ्यास करता है तो आपको अपनी टंग पे कड़वाहट महसूस होगी। अगर आपको कड़वाहट महसूस होती है तो तुरंत अपना अभ्यास रोक दें, उससे आगे नहीं जाना, कड़वाहट जब आपको महसूस हो तो। ठीक है, तो अभ्यास एक बार करें इसका। इसको आप में नॉर्मल सांस लेनी है। ठीक है, सांस नॉर्मल रखें अपना, सांस लें और टंग को पीछे की ओर खींचे। मेन कार्य है टंग को पीछे खींचना। गर्दन सीधी रखें, गर्दन आपको पीछे के लिए नहीं करनी, गर्दन अपनी सामने की ओर रखें और टंग को पीछे खींचें। थोड़ी देर होल्ड रखें, खींच के रखें वहां पर और सामान्य गति से श्वास लेते रहें। ठीक है, 20 सेकंड के लिए रोकेंगे आप सभी। रिलैक्स। वापस से एक दो बार और अभ्यास करेंगे। पुनः अपने टंग को पूरी ताकत से पीछे की ओर पलटे, तालू पे लगाते हुए जितना पीछे तालू पे लगा सकते हैं लगाने का अभ्यास। स्टार्ट। रिलैक्स। पुनः एक बार। रिलैक्स। लंबी सांस लें, खुद को नियंत्रित करते हुए संयमित करें। रिलैक्स। ये खेचरी मुद्रा का अभ्यास है। आप प्रतिदिन अगर इसका अभ्यास करेंगे तो एक तो आपकी टंग जितनी ज्यादा लंबी होगी तो आपका उच्चारण उतना ही ज्यादा साफ हो जाएगा। किसी भी भाषा पर आपका उच्चारण साफ रहेगा और मानसिक लाभ इसका बहुत ज्यादा है। मस्तिष्क की क्रियाशीलता बहुत बढ़ जाती है। आप महसूस कर रहे होंगे, आप 3 से 5 बार अगर ठीक से टंग को खींच लेंगे ना, आपकी टंग अब भारी हो जाएगी। अब थोड़ी देर आप एकदम आप महसूस कर पाएंगे भारीपन अपनी टंग्स में, क्योंकि आप इस लेवल तक उसे स्ट्रेच करते हैं जिसकी वजह से वो भारी होती है। तो ये बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है टंग का। ठीक है, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, खेचरी मुद्रा इसका नाम था, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं खेचरी मुद्रा को। चलिए, इसके बाद जो अगली मुद्रा है, ठीक है, और उसका नाम है विपरीत करणी मुद्रा। ठीक है, विपरीत करणी मुद्रा जो है, विपरीत करणी मुद्रा के अभ्यास के लिए आपको क्या करना है, आपने सर्वांग आसन देखा था, मैं आपको करके भी बताऊंगा। ये एक प्रकार का सर्वांग आसन का ही अभ्यास है और इसमें क्या करते हैं, इस स्थिति में प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, खेचरी मुद्रा विपरीत करणी मुद्रा के आसन के समय आपको उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना होता है और इसका जो शारीरिक लाभ है वो शारीरिक शुद्धिकरण का है। ये आपकी विशुद्धि चक्र, जो गले का चक्र होता है विशुद्धि चक्र, उस पर आपके शरीर, विशुद्धि चक्र आपके शरीर को क्लीन अप करने का कार्य करता है, उस पर ये फोकस करता है। ठीक है, उसको नियंत्रित करता है विशुद्धि चक्र को। इसमें बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो हम सर्वांग आसन करते थे उसमें हम अपनी चिन को अपनी छाती से लगा लेते थे, ठोड़ी को,
इसमें थोड़ी छाती पे नहीं लगेगी, ठीक है। एक बार इसका अभ्यास देख लें। यदि आपने भोजन बहुत ज्यादा ग्रहण नहीं किया तो आप साथ में इसका अभ्यास, ठीक है। विपरीत करणी मुद्रा। सामान्यतः सीधा लेट जाए सबसे पहले, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, जिन्होंने जैसे आसन की क्लास नहीं ली थी। तो जो सर्वांग आसन है वो किस प्रकार होता है और विपरीत करनी किस प्रकार होता है। तो सर्वांग आसन के लिए आप कमर पे पीछे हाथ रखते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, ठीक है। यह है सर्वांग आसन। आपकी कमर बिल्कुल सीधी और आपकी जो चिन्ह है वो छाती पे लगी हुई। लेकिन विपरीत करनी मुद्रा में क्या होगा, विपरीत करनी मुद्रा में आप कमर को थोड़ा सा नीचे करेंगे इस तरह, ये स्थिति बनेगी और आपकी चिन्ह फ्री रहेगी, बीच में कुछ नहीं होगा, आपकी चिन्ह छाती पे नहीं लगेगी, ठीक है। इस प्रकार के अभ्यास में और यहाँ जाने के बाद आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उज्जाई जैसे तन को ऊपर लगा के और स्नूरिंग वाला जो प्राणायाम मैंने आपको प्राणायाम के समय बताया था, उज्जाई का अभ्यास करें। इस तरह रहें। ठीक है, इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे। पुनः पैरों को वापस लाएं अपने स्थान पे और शिथिल छोड़ दें। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास प्लस जो विपरीत करनी मुद्रा में आप सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे। सर्वांग आसन से ध्यान रखें, सर्वांग आसन में आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट होती है। विपरीत करनी मुद्रा में आपकी चिन्ह यहाँ जो ठोड़ी है आपकी चेस्ट पे नहीं लगती। सर्वांग आसन में ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, बिल्कुल बंद एकदम, एक हवा घुसने का भी स्थान नहीं होता। लेकिन विपरीत करनी मुद्रा में यहाँ पर गैप होता है ताकि आप उज्जाई प्राणायाम कर सकें। विपरीत करनी मुद्रा उन लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। आप 15 दिन कर लीजिए जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, विपरीत करनी मुद्रा प्रॉपर इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, उनके 15 दिन में थायराइड कंट्रोल आ जाएगा। अगर वो 2 बार, कम से कम दिन में 2 बार अगर इसका अभ्यास करेंगे विपरीत करनी मुद्रा का, थायराइड चाहे आपका अतिक्रिया वो हाइपर थायराइड हो या हाइपोथायराइड हो, किसी भी स्थिति में आप अगर विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो ये आपकी थायराइड बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, कई लोग सिर्फ पोस्चर करते हैं, इस वजह से उनको पूरा फायदा नहीं होता। आपको विपरीत करनी का पोस्चर करते हुए प्राणायाम करना है, ठीक है, उज्जाई प्राणायाम, तब आपको फायदा इसका पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। ये है विपरीत करनी मुद्रा, ठीक है। इसके बाद 2 मुद्राएं और रह जाती हैं। 2 मुद्रा और बताता हूं मैं आपको। उस एक है महाभेद मुद्रा। महाभेद, भेद का मतलब होता है भेदना, ठीक है। महाभेद मुद्रा में क्या होता है, महाभेद का उसमें आप एक तरह से ये सोच लीजिए कि जैसे जो बाकी मुद्राएं हमने करी हैं उन सब का भी उसमें उपयोग होता है, ठीक है। वैसे महाभेद मुद्रा को बताने से पहले मैं आपको बंद का अभ्यास बता देता हूँ, क्योंकि महाभेद मुद्रा में बंद इत्यादि का भी इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले आप बंद समझ लीजिए। सबसे पहले बंद के बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले बंद के बारे में समझ लीजिए। बंद आपको सिर्फ 3 ही बंद है जिनका आपको ध्यान देना है, ठीक है। 3 बंद है। जब आप 3 बंदों के बारे में समझ लेंगे तो आप आगे की जो 2 मुद्राएं अभी मैं छोड़ रहा हूँ उनको आप प्रॉपर समझ पाएंगे। तो जो पहला बंद है, बंद का इस्तेमाल अक्सर प्राणायाम में होता है, इस चीज का ध्यान दें। बिना बंद के प्राणायाम ना करें। बिना बंद के प्राणायाम बिल्कुल गलत है, आपके शरीर पे वो नकारात्मक प्रभाव देता है। कई लोगों का पेट निकलने का कारण इसलिए होता है क्योंकि वो उद्यान बंद का इस्तेमाल नहीं करते। प्राणायाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पेट निकल रहा है फिर भी। पेट क्यों निकल रहा है? क्योंकि अगर आप उद्यान बंद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कई लोगों को प्राणायाम कर रहे हैं लेकिन कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, वो इस वजह से रहती है क्योंकि वो मूल बंद का इस्तेमाल नहीं करते। जो हमने अश्वनी मुद्रा समझी थी मूल बंद, उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होता है कि शरीर ठीक जितना होता नहीं उससे ज्यादा खराब होने की स्थिति में हो जाता है। तो हमेशा ध्यान दें, प्राणायाम को करते हुए आपको बंद का उपयोग करना ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बंद समझ लें।
तीन प्रमुख बंद हैं। जो चौथा बंद है वो उसमें तीनों बंद एक साथ करते हैं तो उसे चौथा बंद भी कहा जाता है। पहले बंद का नाम है जालंधर बंद। ठीक है, जालंधर बंद का अभ्यास है श्वास लेते हुए जब आप श्वास ग्रहण करेंगे, श्वास ग्रहण करने के पश्चात दो प्रकार से कुंभक होता है, एक बहिर्कुंभक होता है, एक अभ्यंतर कुंभक होता है। कुंभक का मतलब होता है श्वास रोकना। ठीक है, एक बार हम सांस लेके रोकते हैं, एक बार हम सांस छोड़ के भी रोकते हैं। तो दोनों स्थितियों में जालंधर बंद लगता है। जैसे आपने श्वास ग्रहण करके ले रहे हो, आपने सांस ली अंदर, प्राणायाम के अभ्यास से ली, जैसे हम सूर्य भेदी चंद्र भेदी अभ्यास करते हैं उस प्रकार से ली, अथवा चाहे किसी भी प्रकार से अगर आप श्वास को रोकने का अभ्यास कर रहे हैं तो बंद का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं आपको सिंपली जैसे हम श्वास को रोकने का अभ्यास करते हैं मूल उसमें सूर्य विधि प्राणायाम में, ठीक है, तो उसका अभ्यास बता रहा हूँ कि उसमें कैसे जालंधर बंद का इस्तेमाल करेंगे। श्वास लेंगे राइट नोस्ट्रल से, गहरी सांस लें और लेने के बाद अपनी चिन को नीचे लगा दें। अब जब तक आप श्वास को रोकेंगे तब तक अपनी चिन को नीचे लगा के रखें। ठीक है, जब तक आपने श्वास रोकी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो चिन है वो यहाँ लगी हुई होनी चाहिए। इसका यहाँ लगना ही जालंधर बंद कहलाता है। चिन का इस तरह से पूरा दबाव, पूरा खिंचाव। फिर जब आप श्वास छोड़ेंगे तो अपनी गर्दन ऊपर करेंगे और फिर श्वास को छोड़ देंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये पहला बंद है जालंधर बंद, जिसमें सिर्फ यहाँ का कनेक्शन है, ये दोनों टच होती हैं, ये जालंधर बंद है। ठीक है, अगला है मूल बंद। मैंने आपको अश्विनी मुद्रा में उसके बारे में समझा ही दिया है। अश्विनी मुद्रा की ही तरह है कि जब आप श्वास लेंगे, श्वास लेते हुए जब आप होल्ड करेंगे, सांस को रोकेंगे तो जालंधर बंद तो लगाएंगे, साथ ही साथ एनएस को भी स्ट्रेच करेंगे, उतनी देर तक रोक के रखेंगे एनएस को, उसे कहते हैं मूल बंद। मूल बंद मैंने आपको पहले बता ही दिया था। ठीक है, तीसरा है मूल बंद के ही अभ्यास न करने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है प्राणायाम करने वालों को। ध्यान रखिएगा, मूल बंद की वजह से, जो मूल बंद का अभ्यास नहीं करते प्राणायाम में, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। जालंधर बंद का अभ्यास न करने से आपको ब्रीथलेस ज्यादा फील करोगे आप, और शरीर में कुछ दिनों बाद प्राणायाम करने के बाद ऐसे हाथ पैर कांपना शुरू हो जाएंगे, कंपन की स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप बंद नहीं लगा रहे हैं। तीसरा बंद है उड्डयन बंद। उड्डयन बंद में क्या होता है, ये भी सेम इसी तरह से है। जब आप श्वास को होल्ड करते हैं तो होल्ड करते हुए आपको पेट को अंदर की ओर खींचना होता है। ठीक है, उड्डयन बंद, श्वास को ग्रहण करेंगे, श्वास ग्रहण करी और होल्ड करते हुए पेट को अंदर की ओर खींचना है। फिर श्वास को छोड़ दें। ठीक है, उड्डयन बंद का उपयोग है आपके स्टमक को अंदर की ओर खींचना। यहाँ से जैसे आप मूल बंद लगाएंगे तो कुछ तो लोअर स्टमक उसी टाइम स्ट्रेच हो जाएगा जब आप मूल बंद लगाएंगे, और आप जो अपर स्टमक है उसको उड्डयन बंद अंदर की ओर खींच लेगा। ये आपका नॉर्मल स्टमक है, जैसे इस उड्डयन बंद लगाएंगे ये अंदर चला गया, ये नॉर्मल है, ये अंदर चला गया। ये उड्डयन बंद में आपका अपर स्टमक अंदर की ओर खींच जाएगा। तो ये तीन बंद हैं जो अक्सर आपको प्राणायाम में अभ्यास करने हैं। जब भी आप श्वास को रोक रहे हैं इन तीनों बंधों का इस्तेमाल करें। तीनों बंद आपके प्राणायाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं मुद्रा पे। जैसे मैंने आपको बताया कि मुद्रा पे आके इन बंधों का उसमें इस्तेमाल है। जो दो मुद्राएं रह गई थी, तो ये दो मुद्राएं हैं। एक है महाभेद मुद्रा। ठीक है, महाभेद मुद्रा के लिए आप आएंगे जानुशीर्ष आसन में। ठीक है, जानुशीर्ष आसन होता है इस प्रकार से, एक पैर सीधा और एक पैर की जो हील्स है उसे आप शिवनी नाड़ी पे लगाएंगे, यहाँ बिल्कुल अंत में शिवनी नाड़ी। ठीक है, इस पॉइंट पे लगाएंगे महाभेद मुद्रा के लिए। ठीक है, दोनों हाथ से अपने पैर को पकड़ेंगे, लेकिन ऐसे खींचेंगे नहीं, ऐसे नीचे नहीं जाना, आपको सिंपल सीधा रहना है, सिर्फ पैर पकड़ना है। ठीक है, पैर पकड़ने के बाद जानुशीर्ष आसन में जाने के बाद, ठीक है, आपको श्वास को छोड़ते हुए, ठीक है, रेचक का अभ्यास करना है, मतलब श्वास को बाहर छोड़ना है। छोड़ने के बाद शांभवी मुद्रा, आपको याद है शांभवी मुद्रा, आईब्रोज के बीच में जो फोकस किया था वो करनी है। जालंधर बंद लगाना है, उड्डयन बंद लगाना है और मूल बंद लगाना है। ध्यान से एक बार फिर समझिए, श्वास को बाहर छोड़ना है, बाहर छोड़ने के बाद श्वास रोक देनी है, रोकने के बाद शांभवी मुद्रा, जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद,
सारी चीजें यूज हो रही हैं इसमें। ये बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है महाभेद मुद्रा का। एक बार देख लीजिए। आप इस स्थिति में बैठेंगे। इस स्थिति में बैठने के बाद आप गर्दन को ऊपर की ओर ही रखेंगे। नीचे की स्थिति आप समझ ही गए हैं, इस प्रकार से बैठना है और कुछ नहीं है इसमें। ऊपर की स्थिति को देखिए, इस तरह ग्रिप करके, ठीक है। पहले आप श्वास ग्रहण करें, श्वास लेंगे और पूरी श्वास को छोड़ देंगे। छोड़ते हुए उद्यान बंद, मूल बंद और जालंधर बंद, और अपना आपका फोकस आईब्रोज के बीच रोक के रखें। पुनः श्वास लें। ध्यान रखिएगा, इस बार आप श्वास अंदर नहीं रोक रहे हैं, आप श्वास को बाहर रोक रहे हैं। अंदर नहीं रोकनी सांस, श्वास बाहर रोकनी है। छोड़ने के बाद सांस नहीं लेनी, इसका अभ्यास है ये। लेके अंदर रुकना नहीं, श्वास को बाहर छोड़ना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। पूरक रेचक, रेचक का मतलब है श्वास बाहर छोड़ दी, उसके बाद श्वास रोक ली। जालंधर बंद, उद्यान बंद, एनस को स्ट्रेच करना, मूल बंद और शांभवी मुद्रा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हौच पौच है, लेकिन बहुत ध्यान देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आप सारी चीजें एक साथ गेन कर रहे हो। मूल बंद से जो लाभ है वो मिल रहा है, उद्यान बंद के लाभ मिल रहे हैं, जालंधर बंद के लाभ मिल रहे हैं, फोकस आपका बन रहा है शांभवी मुद्रा का। तो सारी चीजें ओवरऑल एक ही में मिल रही है, तो इसलिए इसमें सारी चीजें इंक्लूड है। बहुत ध्यान से करें। एक बार फिर देखें। पकड़ लिया पैर, श्वास लीजिए गर्दन ऊपर करके, पूरी श्वास को बाहर छोड़े। छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचते हुए उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद और फिर शांभवी मुद्रा। रिलैक्स। इस प्रकार से ये अभ्यास आपको करना है, ठीक है। आप 5 से 7 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसका एक लाभ यही है कि देखिए, बस जो लाभ आपको सबसे मिल रहे थे इंडिविजुअली, इसमें आपको सारे लाभ एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, हर चीज को आप एक साथ इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो महामुद्रा, एक अंतिम मुद्रा है जो आपको समझनी है, वो लगभग जस्ट इसके विपरीत है। इसके विपरीत किस तरीके से है, उसमें भी जानुशीर्ष मुद्रा का ही अभ्यास है, ठीक है जी। योगी जी, जी ये इसमें जैसे आपने एक एक पैर पैर बताया, दूसरे पैर से भी करना है कि एक ही पैर से करना है? आप एक ही पैर से भी कर सकते हैं। इसमें देखिए पैर का इतना रोल नहीं है, आपको सिर्फ वो ठीक दबाव ठीक की ठीक ठीक। स्थिति को बनाने के लिए आप एक तरफ से भी इसे कर सकते जी हैं, जी। दूसरे पैर से करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। मुझे ठीक है सर, एक ठीक ठीक ठीक। सवाल आया है, नाम इनका नहीं है, इनका मॉडल नंबर ही दिख रहा है कि रिटर्न का प्रोसेस कैसे। तो रिटर्न का प्रोसेस सेम उसी तरह से है, जिस प्रकार से आप बंद लगाते हुए जा रहे हैं उसी प्रकार से बंद छोड़ते हुए जाएंगे। जब आप रिटर्न आएंगे उससे सबसे पहले आप अपनी चिन ऊपर उठाएंगे, गर्दन ऊपर उठा के श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पेट को लूज छोड़ेंगे, मूल बंद को लूज छोड़ देंगे, ठीक है। और शांभवी मुद्रा से अपने अभ्यास को छोड़ देंगे। जिस प्रकार से आपने लगाया है, जैसे जैसे आप गए हैं लगाते हुए, जिस क्रम से लगाते हुए गए हैं सारी चीजें, उसी क्रम से छोड़ते हुए भी वापस आएंगे, ठीक है। अब जो महामुद्रा का अभ्यास है वो जस्ट इसके विपरीत है। इसमें भी जानुशीर्ष आसन का ही उपयोग है, ठीक है। जानुशीर्ष आसन भी करेंगे, पूरक करेंगे, मूल बंद करेंगे, लेकिन इसमें जालंधर बंद नहीं करेंगे और इसमें उड्डयन बंद नहीं करेंगे। दो बंद इसमें नहीं है, जो महामुद्रा का अभ्यास है। इससे प्राण शक्ति का विकास और उदर रोग का नाश होता है, और साथ ही साथ शांभवी मुद्रा का भी अभ्यास होगा। जी दिनेश जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ इसके बाद। एक बार इसको देख लीजिए आप पहले, महामुद्रा के अभ्यास को, ठीक है। महामुद्रा के अभ्यास के लिए नीचे जो मैंने आपको मुद्रा बताई थी, उसी प्रकार जानुशीर्ष आसन की मुद्रा बनानी है आपने, बोला, ठीक है। ये बनाने के बाद, ठीक है, आपको इस समय पूरक करना है। इस समय श्वास छोड़नी नहीं है, इस बार लेनी है, ठीक है। ये अभ्यास किया, गर्दन इस बार आपकी बिल्कुल ऐसे तनी हुई रहेगी ऊपर की ओर, गर्दन ऊपर की ओर तनी हुई रहेगी, ये चीज बिल्कुल खुला हुआ रहेगा, ठीक है। आपने सिर्फ पूरक करना है, पूरक करने के बाद मूल बंद खींचना है और शांभवी मुद्रा, बस 3 चीजें इस बार ध्यान रखनी। ये पकड़ लिया, गर्दन ऊपर, सांस लीजिए, मूल बंद और शांभवी मुद्रा। श्वास को रोक के रखें, छोड़ने से पहले मूल बंद छोड़ें,
फिर शांभवी मुद्रा का अभ्यास छोड़ें, श्वास बाहर, पुनः करें, फिर श्वास लें, एनस को स्ट्रेच करें, आईब्रोज पे अपना ध्यान लगाएं, शांभवी मुद्रा। रिलैक्स, एनस को लूज छोड़ दें और श्वास को बाहर छोड़ दें। ये है महामुद्रा का अभ्यास, ठीक है। यहाँ पे आपके मुद्राएं सारी पूरी होती हैं, यहीं तक है मुद्राएं। आप मुद्राओं को बहुत ध्यान से, इसका जो भी रिकॉर्डिंग का है मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप रिकॉर्डिंग से एक बार देख सकते हैं, पूरा जैसे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, महामुद्रा और महाभेद में जो अंतर है, महाभेद में सारे बंद लगेंगे, ठीक है, रेचक होगा, उड्डयन बंद भी लगेगा, जालंधर बंद भी लगेगा। बस जो अभी महामुद्रा हमने किया इसमें सिर्फ पूरक होगा, श्वास लेके आप मूल बंद लगाएंगे और शांभवी मुद्रा का अभ्यास करेंगे, बस, ठीक है। ये है आपका पूरा मुद्रा और बंद का आज का जो टॉपिक था वो यही था। अब मैं, दिनेश जी ने एक सवाल पूछा है उसका जवाब देता हूँ। दिनेश जी ने पूछा था कि अगर गलत किया तो नुकसान की क्या संभावना है, ठीक है। देखिए, गलत किया तो नुकसान की पूरी संभावना है, वो सिर्फ योग में मुद्रा और बंद के अंतर्गत ही नहीं है, आसन में भी है। आसन में थोड़ा कम है, आसन में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको क्रैम्प्स पड़ जाएगा, नस चढ़ जाएगी, ठीक है, इतना हो जाएगा। वो सर्टेन मूवमेंट है, आप हो सकता है उसे शेक वेक करके ठीक कर लो। प्राणायाम से ये चीज शुरू हो जाती है कि अगर आप योग को गलत करते हैं तो वो आपके शरीर पे गलत भी प्रभाव डालता है। इसलिए कहते हैं कि या तो आप किसी योग प्रशिक्षक की देख रेख में करें, या चीजों को पहले अच्छे से समझ लें फिर करें, पढ़ें उसके बारे में, जानें उसके बारे में, फिर करें। क्योंकि इसके लिए एक श्लोक था, मैंने इससे पहले भी बताया था कि योग में बोला गया है वो श्लोक कि प्राणायामेन योगेन सर्व रोगो क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव। मतलब प्राणायाम इत्यादि के अभ्यास से सब रोगों का क्षय हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु अयुक्ताभ्यास योगेन, मतलब अयुक्त योग के अभ्यास से आपके शरीर में सारे रोगों को प्रादुर्भाव हो जाता है, सारे रोग प्रकट हो जाते हैं। तो दोनों चीजें हैं, अगर आप सही से कर रहे हैं रोग ठीक होंगे, सही से नहीं कर रहे हैं तो रोग पैदा हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कई लोगों को योग कई दिनों से कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि जब तक आप उसके नियम फॉलो नहीं करेंगे, जब तक उसकी जो जो गरिमा है, जो जो योग की पौराणिक तरीके से, उसे आप फॉलो नहीं करोगे, मॉडर्नाइज तरीके से चीजें करना शुरू कर दोगे, जैसे आजकल कई योग गुरु बताते हैं मॉडर्न तरीके से, अगर वो करना शुरू कर दे तो उनके हिसाब से चलोगे आप, तो देखिए हो सकता है कि आपको रोग हो जाए। लेकिन यदि आप पौराणिक जो ग्रंथ हैं, घेरण संहिता, हठ प्रदीपिका, शिव संहिता, इनके हिसाब से चलेंगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपको कोई रोग नहीं होगा, आप ठीक ही होंगे, आपको रोग नहीं हो सकता अगर उनके नियम आप फॉलो करोगे। इसलिए जो पौराणिक चीजें हैं उनको पुराणों के हिसाब से ही समझते हुए कीजिए, ठीक है। आपको कुछ भी, कोई भी सवाल पूछना हो इससे रिलेटेड, आप प्लीज पूछ लीजिए, जो भी आज के सेशन के हिसाब से आपने पूछना है इसमें, किसी के ऊपर भी। जी जी, ये वाली जो हम मुद्रा करते हैं, फिर ये कौन सी मुद्रा कहलाती है? सिर्फ ये ऐसे टच करते हैं? जी, ऐसे जो ये मुद्राएं हैं जी, इन मुद्राओं का भी वर्णन है बड़े योग में, योग की जो घेरण संहिता इत्यादि किताबें हैं उनमें नहीं है। जैसे अलग अलग मुद्राएं होती है, सूर्य मुद्रा, ठीक है, सूर्य मुद्रा इत्यादि कई सारी मुद्राओं का अभ्यास लोग करते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग प्रोस्पेक्टिव में आ जाता है, अलग उसमें आ जाता है। योग में उनका वर्णन नहीं है, सूर्य मुद्रा का या अग्नि मुद्रा का, ठीक है, इनका वर्णन योग में नहीं है। योग में इन मुद्राओं का ही वर्णन है। कई लोग इस प्रकार की मुद्रा ये सब भी करते हैं, तो ये गलत नहीं है, ये सब भी कर सकते हैं। इस प्रकार की मुद्रा होती है, अग्नि मुद्रा होती है, जो वायु मुद्रा होती है। नहीं, जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम अनुलोम विलोम कराते हैं ना, जी जी या जी कपालभाति करते हैं, कोई भी करते हैं, जी तो जी। उसमें अक्सर ऐसे हाथ रखते हैं, तो ऐसा रखना उचित है या वैसे नहीं रखें नहीं, वो अंगूठे में? ज्ञान मुद्रा, अब ज्ञान मुद्रा के हिसाब से करा रहे तो ये रखना है। ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से होती है। ठीक है। जी, ज्ञान मुद्रा ये अक्सर ये लोग वाली कौन सी मुद्रा है? जी, ये मुद्रा ये नहीं है, हाँ, मुद्रा ये टच करने की नहीं है, ज्ञान मुद्रा ही है, ये वाली मुद्रा नहीं है। वो क्या होता है ना कि कई बार अच्छा कुछ। अज्ञान अज्ञानवश हम इस तरह से रखना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग यूं करना शुरू कर देते हैं, ये चीज होती है। पर ज्ञान मुद्रा का इस्तेमाल यही है। इस प्रकार से अनेक मुद्राएं और भी हैं, लेकिन वो क्या है कि फिर वो सिर्फ ठीक ठीक। आपके हाथों के ऊपर ही काम करती है।
वो सब हाथ की होती है। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा इत्यादि, तो वो सब वो अलग उसमें आ जाती हैं। जो इस प्रकार के योग की जो चीजें होती हैं वो उनमें सिर्फ यही मुद्राएं बताई गई हैं जो मैंने जैसे आपको बताया। दिनेश जी बता रहे हैं। मतलब ज्यादातर प्राणायाम करते समय यही मुद्रा रखें, हाँ जी, ज्ञान मुद्रा। जी 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 जी। यही मुद्रा रखिए जी। और किसी को इसके बारे में कोई भी सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मुद्राएं क्योंकि बहुत हैं, मुद्राएं अलग अलग किताबों में अलग अलग हैं। इस प्रकार से एक मुद्रा होती है लिंग मुद्रा कहते हैं, ठीक है। लिंग मुद्रा जो होती है आपके शरीर में ताप बढ़ाने का काम करती है, लिंग मुद्रा होती है, ठीक है। अनेक मुद्राएं इस प्रकार से होती है, आपकी 2 उंगलियां नीचे टच रहेंगी, 2 उंगलियों पर खड़ी रहेंगी, ठीक है। ये इस प्रकार से ये एक मुद्राएं होती हैं। तो कुछ तो नृत्य की मुद्राएं हैं और कुछ संध्या वंदन की भी मुद्राएं हैं। हमारे सनातन धर्म में संध्या वंदन किया जाता था, तो संध्या वंदन में बहुत सारी मुद्राएं हैं, जैसे सुमुखम संपुटम च विक्रम, ये इस प्रकार की मुद्रा। एक ये मुद्रा होती है, इस प्रकार की मुद्रा होती है। एक योनि मुद्रा होती है, हाथ की इस प्रकार की योनि मुद्रा होती है। तो कहा जाता है कि जब भी देवी माँ को प्रणाम किया जाए तो देवी माँ को इस मुद्रा में प्रणाम करना चाहिए, योनि मुद्रा में, उंगलियों की ये स्थिति बना के, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत मुद्राएं हैं। वो फिर